हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुख समाज। आई एम तमन्ना मेहता, सुख समाज सेल्फ लर्निंग कोच। तो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कैसे अकर होती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, उसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए। ओके, वेरी सिंपल। जहां पे डीएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज ट्रांसक्रिप्शन। वेयर एज अगर मैं आगे बात करूं आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जहां आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। सो डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होती कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अकर होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। कहाँ पे होता है? इन साइटोप्लाज्म। सो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, जहां पे मतलब डीएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए, वो प्रोसेस कहाँ पे अकर हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ से हम बना सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। कन्वर्जन ऑफ डीएनए into RNA is known as conversion of DNA into RNA is known as। तो यहाँ से हम कौन कौन से ऑप्शंस बना सकते हैं? हमें कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन, नहीं, ट्रांसलेशन तो नहीं होने वाला है। बी ऑप्शन हम कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें क्या लग रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन से प्रोसेस हो रहा है, लग तो रहा है, बट हमें अब नेक्स्ट भी ऑप्शन देखने चाहिए कि कैसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी बन सकता है। रेप्लिकेशन, हमें तीनों प्रोसेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। उसके बाद हमने लिख दिया नन ऑफ दीज, नन। ओके, तो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे जो आंसर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जब डीएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज ट्रांसक्रिप्शन। वेयर एज इसी क्वेश्चन से हम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डीएनए की जगह कर दूं आरएनए, डीएनए की जगह मैंने कर दिया आरएनए, एंड आरएनए की जगह मैंने कर दिया प्रोटीन। सो सिंपल से हमें दो वर्ड्स चेंज करने के पर हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो अगर डीएनए की जगह मैंने यूज कर लिया आरएनए एंड आरएनए की जगह मैंने प्रोटीन पुट कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रांसक्रिप्शन की जगह क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। बिकॉज जहां पे डीएनए सॉरी वेयर आरएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज ट्रांसलेशन। सो इन दिस वे एक सिंपल से ये फिनोमिना से, एक सिंपल ये फिनोमिना से हमने दो क्वेश्चंस यहाँ से बना लिए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या बन सकता है? हमसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन वेयर ट्रांसक्रिप्शन occurs where transcription occurs in प्रोकैरियोट्स। सिंपल रखते हैं हम इसको कि यहाँ से हमें बहुत इजीली हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। वेयर ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो हमारे पास हम ऑप्शन क्या क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं सारे सेल ऑर्गेनेलीज हमारे ऑप्शंस में आ सकते हैं कि क्या न्यूक्लियस में होता है? नहीं होता है। क्या गोल्जी बॉडीज में होता है? अगेन नहीं होता है, गोल्जी बॉडीज में भी नहीं होता है। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है? क्या साइटोप्लाज्म में होता है? तो यस, और लास्ट ऑप्शन भी हम पुट कर देते हैं, लास्ट ऑप्शन इज नन। ओके, सो वेरी क्लियर। हमें यहाँ पे पता है कि इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कहाँ पे अकर करता है? साइटोप्लाज्म में अकर करता है। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि डीएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और हमें पता है कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, बट वन स्ट्रैंड वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए one strand of DNA is converted into RNA.
ओके अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो आरएनए में, या फिर हम अगर इसको बहुत स्पेसिफाई कर दे तो एमआरएनए, अगर मैं कहती हूँ कि जो एमआरएनए बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम कैसे, यहाँ पे हमने ब्रॉडली ये चीज को स्टडी किया कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, बट अगर हम इसको इन डीप देखें तो अगर वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व, one strand of DNA is only involved, one strand of DNA is only involved in the case of mRNA, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से एमआरएनए बनता है। ओके क्यों बनता है इसका भी हम रीजन देखते हैं। सबसे पहली बात, और इसमें मोर ओवर एक और चीज हमें जो याद रखनी होती है वो होती है एंजाइम। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस केस में, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ओके सो आरएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके तो अब हमने पहले सबसे पहले ये चीज स्टडी करनी है। हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है इन द मेकिंग ऑफ एमआरएनए। व्हाई, अगर मैं दो स्ट्रैंड, हमने डबल स्ट्रैंडेड ले लिया, ये एक स्ट्रैंड है हमारा, हम थोड़ा सा ब्रॉड बना रहे हैं ताकि थोड़ा सिंपल सा रहे हमारे पास। ये एक स्ट्रैंड है तो इसका पोलैरिटी ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया, ये हमारे पास 3 प्राइम हो गया, ये हमारे पास 5 प्राइम हो गया। तो अगर हमारे पास इस एंड पे एडेनिन है, इस पे थायमीन है, इस पे ग्वानिन है, इस पे साइटोसिन है, फिर अगेन इसमें एडेनिन है और थायमीन है, इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मींस ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी होगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा बाइंड किससे करती है, थायमीन से। थायमीन किसके होगा, एडेनिन के। ओके ग्वानिन किसके होगा, साइटोसिन के। दिस इज ए। ओके ग्वानिन साइटोसिन के, साइटोसिन ग्वानिन के, फिर एडेनिन आ गया तो थायमीन के, फिर थायमीन आ गया तो एडेनिन के। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। तो लेट्स सपोज कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व होते हैं एमआरएनए के सिंथेसिस पे। तो एमआरएनए के, आरएनए के केस में क्या होता है बच्चों, आरएनए के केस में जो हमारा आरएनए होता है, इसके केस में क्या होता है कि जो थायमीन होता है वो यूरासिल से रिप्लेस होता है। मतलब आरएनए के केस में वी डोंट हैव थायमीन, वी जस्ट हैव यूरासिल। तो वही चीज यहाँ पे होगी, एडेनिन से बाइंड कौन करेगा, अब मैं आरएनए बना रही हूँ, अब यूरासिल बाइंड करेगा आरएनए केस में, थायमीन के साथ तो एडेनिन करेगा, ग्वानिन के साथ तो साइटोसिन करेगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, अगेन एडेनिन के साथ यूरासिल एंड थायमीन के साथ एडेनिन। ये हमारा mRNA 1 बन गया। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, दिस इज mRNA 1। ओके दिस इज mRNA 1। सिमिलरली अब नीचे वाला है जो हमारा स्ट्रैंड, जो सेकंड स्ट्रैंड, ओ सॉरी यहाँ पे हमने पोलैरिटी का थोड़ा सा गलत कर दिया। अगर ये 5 डैश है तो यहाँ पे कौन सी होगी, 3 डैश ही पोलैरिटी होगी, और यहाँ पे अगर ये 3 डैश है तो इस एंड पे 5 डैश ही पोलैरिटी होगी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, जब 5 डैश टू 3 डैश वाली जो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली हमारा स्ट्रैंड है, ये जब बनाएगा आरएनए, थायमीन के साथ तो एडेनिन बाइंड होगा, एडेनिन के साथ यूरासिल, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, फिर थायमीन के साथ एडेनिन एंड एडेनिन के साथ यूरासिल। ये हमारा बन गया mRNA 2। यहाँ पे अब दो केसेस बन सकते हैं बच्चों। अगर तो मैं ये बात करूं कि दोनों के दोनों जो हमारे mRNA हैं, दोनों हमारे mRNA हैं, ये अलग अलग प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। लेट सपोज ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं वो दैट प्रोटीन इज ABC। सिमिलर मैनर में जो ये हमारा mRNA 2 है, जो ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है दैट इज DEF। So in a similar manner, दो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं, but according to us it is not possible। ये नई चीज होनी चाहिए। क्यों, अगर डीएनए खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेशन के लिए ही हम डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं ना, तो अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो वो दो प्रोटीन कैसे एक्सप्रेस कर देगा, इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। तो ये तो गलत हो गया हमारा। मोर ओवर चलो अलग अलग भी नहीं हो रहा है, ये दोनों बाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड बना रहे हैं। दे आर मेकिंग डबल स्ट्रैंडेड, दे आर मेकिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, double stranded RNA molecule। Okay, they are making double stranded RNA molecule। तो double stranded RNA molecule क्या प्रोटीन को, हमारे को जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होगा, क्या ये प्रोटीन प्रोडक्शन करवाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं that it is प्रोटीन प्रोडक्शन। लीजिए ये हमने कर दिया प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या हमारे लिए ये टेक्निकली पॉसिबल है कि प्रोटीन प्रोडक्शन करवाए, क्या प्रोटीन प्रोडक्शन होएगी, नो प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगी। तो प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हमारा तो सेंट्रल डोग्मा खराब हो ही गया ना। अगर हमारे पास जो प्रोटीन है
वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। तो हमारा जो सेंट्रल डोगमा का वो है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से तो आरएनए बन गया, चलो ये ट्रांसक्रिप्शन तो कंप्लीट होगी, बट जो आगे ट्रांसलेशन होनी है तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी, तो ये चीज नहीं पॉसिबल है। इसीलिए फॉर दिस रीजन ओनली, फॉर बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, हमारा जो सिंगल स्ट्रैंड है, लाइक अगर मैं बात करूं जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये सिंगल स्ट्रैंड ही रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस सिंगल स्ट्रैंड इज गोइंग टू मेक द the single strand is going to make the protein, the single strand is going to make the RNA and then RNA is going to make protein। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पे? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ही कंडक्ट करवाएगा। तो बच्चों अब इसमें से हमें कौन से क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं? इसमें से सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि अगर अगर हम इसको ऐसे क्वेश्चन हम ये बना सकते हैं यहाँ से, is both strands involved in transcription। वेरी बेसिक क्वेश्चन, हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसमें ऑप्शंस भी कैसे देंगे? इसमें ऑप्शन हमने दे दिया यस बोथ होते हैं, नो बोथ नहीं होते हैं, मे बी मतलब या तो हो सकता है या नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर हमने डी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, कि हाँ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही होते हैं नहीं भी होते हैं। तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो। तो ये अगर यहाँ से ही हम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, अगर मैं बोथ की जगह, अगर हम लोग बोथ की जगह लिख दे सिंगल, इज सिंगल स्ट्रैंड इन्वॉल्व इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा है वो अगेन चेंज हो जाएगा, नो से क्या आंसर आ जाएगा हमारा? यस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने डबल लिख दिया सिंगल लिख दिया, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से ये क्वेश्चन बना दूं कि हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आगे ऑप्शन में हम दे दे कि सिंगल, ठीक है, हमने सेकंड ऑप्शन में दे दिया डबल मतलब बोथ, ठीक है, सी ऑप्शन में दे दिया इट डिपेंड्स, और डी ऑप्शन में दे दिया नन। तो उस केस में हमें बहुत क्लियरली आंसर पता होगा कि सिंगल स्ट्रैंड इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। ओके, मोर ओवर अब यहाँ से हमने अभी देखा था, अभी यहाँ पे प्रीवियसली हमने ये देखा कि जो हमारा आरएनए प्रोडक्शन है उसमें क्या चीज हो रही है। सो हम यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि विच बेस, थोड़ा हम और इसमें क्लियर हो जाते हैं ना, हमें थोड़ा और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना बनाना चाहिए, जैसे कि विच बेस इज इन्वॉल्व इन आरएनए ओनली, विच बेस इज इन्वॉल्व इन आरएनए ओनली। अब हमें पता है, अब इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या बन रहा है कि ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए में ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर एडेनिन की बात करें, एडेनिन की बात कर ली, एडेनिन तो दोनों केसेस में प्रेजेंट होता है, आरएनए भी और डीएनए में भी एडेनिन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें साइटोसिन, ठीक है, उसके बाद हमने बात साइटोसिन के बाद हमने बात कर ली गुआनिन की, ठीक है। तो सारे केसेस में हमने लास्ट जो हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा वो हमने लिखा यूरासिल। सो वी नो दिस थिंग कि इन द केस ऑफ आरएनए सिर्फ यूरासिल ही है, यूरासिल इज ओनली रिप्लेसिंग थायमिन। मोर ओवर इससे एक और क्वेश्चन हमें बनता नजर आ रहा है, कैसे कि विच बेस इज रिप्लेसिंग thiamine, which base is replacing thiamine in RNA। कौन सा बेस ऐसा है जो आरएनए के केस में थायमीन को रिप्लेस कर रहा है, और लेट सपोज हमारे पास ये सिमिलर ऑप्शंस है कि एडेनिन कर रहा है, नो एडेनिन इज नॉट रिप्लेसिंग, साइटोसिन कर रहा है, नो साइटोसिन इज नॉट रिप्लेसिंग थायमीन। तो हमें यहाँ पे आंसर फिर भी ये सेम ही रहेगा, यूरासिल इज गोइंग टू बी द आंसर, बिकॉज थायमीन के केस में थायमीन को कौन रिप्लेस कर रहा है? यूरासिल कर रहा है। ओके, तो इसी चीज से अगर मैं इसी में ही थायमीन को, हम यहाँ से ऐसे भी इस क्वेश्चन को और भी वे से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? अगर हम थायमीन की जगह कर दे यूरासिल, यूरासिल को इन द केस ऑफ डीएनए कौन रिप्लेस करता है? तो जो हमारे ऑप्शंस में यूरासिल की जगह अगर हमने कहीं पे थायमीन मेंशन किया है, सो देन थायमीन इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर।
मोर ओवर हमने यहाँ पर बात की थी पहले कि एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज, but this RNA polymerase is also known to be as, this RNA polymerase is also known to be as, what it is known to be as, DNA dependent. Okay, it is also known to be as DNA dependent. Why DNA dependent? हम इसको क्यों DNA dependent आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं? क्यों कहते हैं? बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज का तो काम है ट्रांसक्रिप्शन करने का, वी नो दिस थिंग कि आरएनए पॉलीमरेज का काम है ट्रांसक्रिप्शन करने का, बट अगर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज के पास डीएनए का स्ट्रैंड नहीं होगा तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है आरएनए पॉलीमरेज के लिए कि वो ट्रांसक्रिप्शन कर दे? नो, इन दैट केस आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डू ट्रांसक्रिप्शन. सो यहाँ पे नीड है, यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे कंपल्शन है फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू वर्क कि उसके पास डीएनए स्ट्रैंड हो. अगर उसके पास डीएनए स्ट्रैंड होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा. ओके, मोर ओवर आरएनए पॉलीमरेज कहता मेरी दो शर्तें और है. क्या क्या शर्तें हैं? आरएनए कहता, आरएनए पॉलीमरेज हमारा कह रहा है कि ये जो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए जो सा बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वाला. ठीक है, ये जो एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी का ही एमआरएनए सिंथेसिस करेगा. नंबर 1. नंबर 2 जो ये कंडीशन दे रहा है विच इज वेरी सिमिलर टू फर्स्ट कंडीशन कि इट विल ओनली वर्क, it will work on 3 prime to 5 prime strand of DNA. आरएनए पॉलीमरेज कहता देखा जाए तो उसकी दोनों कंडीशंस आर वेरी सिमिलर कि अगर वो ऑब्वियसली अगर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्टैंड पर वर्क करेगा तो इन सिमिलर मैनर अगर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्टैंड पर वर्क करेगा तो ऑब्वियसली ऑपोजिट पोलैरिटी का ही एमआरएनए फॉर्म करेगा. तो इसीलिए या तो हम बोल सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एमआरएनए कौन सा फॉर्म करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम का. अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि इट विल ओनली वर्क ऑन 3 प्राइम टू 5 प्राइम. इट इज वाइसा वर्सा ना, अगर तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे वर्क करेगा तो जो एमआरएनए बनाएगा वो ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा विच इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, अब यहाँ से हमें दो क्वेश्चंस और बनते हुए नजर आ रहे हैं. कैसे बन रहे हैं बच्चों? अगर हमसे ये पूछा जाए आरएनए आरएनए पॉलीमरेज works on RNA polymerase works on which polarity of DNA strand? कौन सी पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड पे वो वर्क करेगा? तो हमें आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है. ऑप्शन में क्या आएगा हमारे पास कि कौन सी पोलैरिटी ऑफ डीएनए पे काम करेगा? तो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए. ठीक है, सेकेंड हमें ऑप्शन आ रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये हम बना सकते हैं बहुत इजीली. हमने खुद ही अपने उस पे बनाना है कि हाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए पे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे. या फिर हम कह सकते हैं बोथ कि ये आरएनए पॉलीमरेज की ही इच्छा होती है कि या तो उस पे करेगा या उस पे करेगा, या फिर हमने कह दिया नन कि किसी पे नहीं करने वाला है. तो यहाँ से हमें बहुत क्लियरली पता है कि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑफ डीएनए पे ही काम करेगा. मोर ओवर इससे हमें एक और क्वेश्चन हमें बनता हुआ नजर आ रहा है. वो क्या आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज विल, यहाँ पे हल्का सा अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दे, यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दे कि आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे सारा हम इरेज करके यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन चेंज करते हैं. क्वेश्चन हमने कर लिया चेंज. हमने क्या लिखा? आरएनए पॉलीमरेज विल फॉर्म, हमने लिख दिया आरएनए पॉलीमरेज विल फॉर्म. अब विल फॉर्म, अब ऑप्शंस भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी. इन ऑप्शंस को हम भूल जाते हैं, इन ऑप्शंस को हम भूल गए, हमने नए ऑप्शंस बना दिए. क्या बनाएगा वो बनाएगा, हमें ऑप्शन दे दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम आरएनए. ठीक है, बी ऑप्शन हमें दे दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए. ठीक है, सी ऑप्शन जो हमें दे दिया, सी ऑप्शन कौन सा दे दिया कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए. ठीक है, डी ऑप्शन हमें दे दिया नन, डी ऑप्शन दे दिया नन.
इस केस में हमें बहुत क्लियरली एक चीज पता है, क्या पता है हमें क्लियरली, कि हमें एमआरएनए जो बना रहा है, जो एमआरएनए बन रहा है वो कौन सी पोलैरिटी का बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, सो इन दिस वे, इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से कि आरएनए पॉलीमरेज क्या हमें दे रहा है, कौन सी पोलैरिटी का एमआरएनए दे रहा है और कौन सी पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड पे वर्क कर रहा है, इसी से ही हमारे 2-3 क्वेश्चन हम लोग खुद बना सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब हमें पता चल गया कि आरएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या है, तो उसके बाद हमें एक और चीज पता करनी चाहिए। एक चीज तो ये पता करनी चाहिए कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बन रही है, अब हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखना है, तो ट्रांसक्रिप्शन का अगर प्रोसेस देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शनल जो यूनिट है, जो जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कैसे अकर हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बार ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में होता है, एक जो हमारा होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन। ओके, स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन कौन सी जीन होती है, ये वो वाला डीएनए सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस which forms RNA। बेसिकली वो वाला सीक्वेंस विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन सा होता है, प्रमोटर इज द डीएनए सीक्वेंस, प्रमोटर इज दैट डीएनए सीक्वेंस, ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जहां पे व्हेन आरएनए पॉलीमरेज, जहां पे जब आरएनए पॉलीमरेज गया, जहां पे जब आरएनए पॉलीमरेज गया, तो आरएनए पॉलीमरेज के जाने के बाद क्या हुआ, इट विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ऐसा सीक्वेंस, ट्रांसक्रिप्शन ऐसा सीक्वेंस जहां पर जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा, उस वो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देगा, दैट सीक्वेंस इज नोन टू बी एज प्रमोटर सीक्वेंस। इन अ सिमिलर मैनर, अगर स्टार्ट कर रहा है तो कोई ना कोई खत्म भी करेगा, जो ऐसा सीक्वेंस जहां पे, यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, जो ऐसा सीक्वेंस जहां पे जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज पहुंचे तो वो उसको टर्मिनेट कर दे, वैसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, हम उसको टर्मिनेटर बोलेंगे। वेरी क्लियर, इसमें तो कुछ भी एक्स्ट्रा हमारा नहीं है। सो इन दिस वे ऑल्सो, इसमें से भी हमें कुछ क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। कैसे बनते नजर आ रहे हैं, अगर हमें ये बोले डीएनए सीक्वेंस, अगर हमसे ये, हमने ये क्वेश्चन इसमें बनाना है, अब आपको इसमें से ही 3 चीजों में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते नजर आएंगे। कैसे, कि डीएनए सीक्वेंस which will which starts transcription, which starts transcription is called ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो स्टार्ट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, इज कॉल्ड। अब हम ऑप्शंस में क्या क्या दे सकते हैं, हमने ऑप्शन में दे दिया टर्मिनेटर, हमने ऑप्शन में दे दिया स्ट्रक्चरल जीन, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन हो गया, राइट। हमने ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया प्रमोटर, और फोर्थ ऑप्शन हमने कर दिया नन, या फिर एंजाइम लिख दिया हमने। तो हमें बहुत क्लियरली ये चीज पता है कि ऐसा डीएनए सीक्वेंस विच इज गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज नोन टू बी एज प्रमोटर। ओके, अब इसी से एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, हमें जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है, कि डीएनए विच स्टार्ट्स की जगह अगर हम यहाँ पर मेंशन कर दें टर्मिनेट, मतलब खत्म कर रहा है, डीएनए सीक्वेंस विच टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, जो टर्मिनेट कर रहा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा, दैट सीक्वेंस इज टर्मिनेटर। अब इसी में से एक और क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है, बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंज, डीएनए सीक्वेंस विच, अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, डीएनए सीक्वेंस विच इज गेटिंग converted which is getting converted into RNA is called। तो यहाँ पे भी जो हमारा ऑप्शन है टर्मिनेटर की जगह अब हमारा स्ट्रक्चरल जीन इज गोइंग टू बी द आंसर। सो इन दिस वे, बाय दीज सिंपल कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं को जानने के बाद हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। हमने यहाँ से 3 क्वेश्चंस बना लिए कि जहां से स्टार्ट हो रहा है उस सीक्वेंस को क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे खत्म हो रहा है उस सीक्वेंस को क्या बोल रहे हैं, या फिर जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या होता है। ठीक है, so in a similar manner you can make multiple of questions from this। okay, तो अब आगे बात आती है हमारा जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमें 2 चीजें और चीज देख लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, हमने जो आरएनए पॉलीमरेज की कंडीशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज क्या कह रहा था कि मैं यूज करूंगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डीएनए, राइट।
तो अगर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डीएनए यूज कर रहा है तो उस केस में जिस स्ट्रैंड को वो यूज करेगा दैट स्ट्रैंड इज नोन टू बी एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, the strand which is going to be used for transcription, that strand is known to be as template strand. Okay, and whereas जो दूसरा strand बचेगा which is not used as such in the process of transcription, that process is known to be as coding strand. Okay, that process is known to be as coding strand. Okay, very clear. अब क्या हो रहा है, अब इसमें से भी अब हमने ये देख लिया कि टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड होता है, इसमें से भी हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनते हुए नजर आ रहे हैं. सबसे पहली बात तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रैंड which is involved in transcription, the strand which is involved in transcription is called अब जो स्ट्रैंड विच इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इट इज कॉल्ड, अब हमें ऑप्शन में उन्होंने दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, एंटी स्ट्रैंड लिख देते हैं हम लोग, एंटी स्ट्रैंड. ठीक है, सी ऑप्शन उन्होंने दे दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड. सी ऑप्शन हमने क्या बना लिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड. फोर्थ ऑप्शन हमने क्या बना लिया, फोर्थ ऑप्शन बना लिया नन. तो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे पता है कि विच स्ट्रैंड इज इन्वॉल्वड इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट स्ट्रैंड इज नोन टू बी एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. वेयर एज अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं बहुत इजीली, विच इज, यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज मेंशन कर दे नॉट, विच इज नॉट, ओके, विच इज नॉट इन्वॉल्वड इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बन जाएगा वो बन जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड. मोर ओवर हम लोग ये भी इसमें से ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और भी हमें क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे. कैसे, अगर हम ये बना लें कि हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज हैविंग पोलैरिटी, इज ऑफ पोलैरिटी. कौन सी पोलैरिटी का है, आगे हमें ऑप्शन में हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि या तो वो 5 प्राइम होगा टू 3 प्राइम होगा, ठीक है, या वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, या फिर सी ऑप्शन दे दिया बोथ, डी ऑप्शन दे दिया नन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सिमिलर मैनर में यहाँ से हम एक और क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, कौन सा, कि अगर टेम्पलेट की जगह मैं कोडिंग कर दूंगी, अगर टेम्पलेट की जगह मैं कोडिंग कर दूंगी तो आंसर हमारा चेंज होकर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ जाएगा. आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर. तो अब देखते हैं कि प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है. प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास, हमें पता है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है. जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है दैट इज गोइंग टू डू द ट्रांसक्रिप्शन. तो अब होगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज को पता है मैंने कहीं जाके ज्वाइन करना और मैंने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, पर आरएनए पॉलीमरेज को फिर भी स्टिल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे ज्वाइन करूँ. तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर आएगा, एक हमारा हम बोल सकते हैं एक फैक्टर विच इज नोन टू बी एज सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर आएगा जब वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ेगा तो इट विल गो एंड बाइंड टू द प्रमोटर रीजन. अगेन हमें पता है प्रमोटर रीजन कौन सा है, जहां पे जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज जाएगा तो वहां से जाके हमारी ट्रांसक्रिप्शन बिगिन कर देगा. तो हमारे आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता दिखाया सिग्मा फैक्टर ने. जब सिग्मा फैक्टर ने रास्ता दिखाया तो आरएनए पॉलीमरेज जाकर हमारा प्रमोटर के साथ बाइंड हो गया. जैसे ही बाइंड हुआ हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एंड द फर्स्ट प्रोसेस जहां से वो स्टार्ट हुआ दैट इज इनिशिएशन. मोर ओवर आगे क्या हुआ हमारे पास, आगे जब वो प्रमोटर रीजन के पास आ गया तो तब उसका सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया. अब वो ऑब्वियसली उसने स्टार्ट कर दिया है तो देन हमारा सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया. जब सिग्मा फैक्टर रिलीज हुआ, ठीक है, तो उस टाइम वो स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच गया. स्ट्रक्चरल जीन अगेन वी नो दिस थिंग, स्ट्रक्चरल जीन के पास जाकर आरएनए पॉलीमरेज उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए सीक्वेंस ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया उसने और आरएनए बनाना स्टार्ट कर दिया. स्ट्रक्चरल जीन में पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज तो एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया. जब सीक्वेंस ऐड करता रहा, एमआरएनए बनता रहा, आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया भाई हमारा टर्मिनेटर के पास. टर्मिनेटर अगेन हमें याद है, हमने अभी पढ़ा है, टर्मिनेटर इज द सीक्वेंस जहां पे जब आरएनए पॉलीमरेज जाएगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा. तो हमारा टर्मिनेटर के पास पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज. जैसे टर्मिनेटर के पास पहुंचा तो क्या हुआ, जैसे टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास पहुंचा
तो हमारा एक और फैक्टर, सेकंड फैक्टर आया विच इज रो फैक्टर। रो फैक्टर आया, रो फैक्टर के आने से क्या हुआ कि जो हमारा डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बना हुआ था उस वो रिलीज हुआ। जब डीएनए आरएनए हाइब्रिड रिलीज हुआ और एमआरएनए रिलीज हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है एंड दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं टर्न बाय टर्न करूं, सबसे पहले इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन कैसे होगी? जब हमारा सिग्मा फैक्टर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ ज्वाइन करेगा, हमारी इनिशिएशन करवाएगा, प्रमोटर रीजन पे उसको बाइंड करवा के हमारी इनिशिएशन करवाएगा। सेकेंड हमारा प्रोसेस होगा इलॉन्गेशन, इन विच हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रक्चरल जीन पे जाएगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी सीक्वेंसेस होंगे उनको ऐड करना स्टार्ट करेगा और एमआरएनए बनाना स्टार्ट करेगा। देन कम्स द टर्मिनेटर। इन टर्मिनेटर क्या होगा कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारा पहुंच जाएगा टर्मिनेटर रीजन पे। जब वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाएगा तो हमारा जो दूसरा फैक्टर आएगा विच इज रो फैक्टर। रो फैक्टर के आने के बाद क्या होगा, वो हमारा डीएनए आरएनए हाइब्रिड को तोड़ेगा, जिससे आरएनए हमारा रिलीज हो जाएगा और हमारे पास हमारा एमआरएनए बन जाएगा फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो क्या बन रहा है? सबसे पहला बन रहा है कि इन विच सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। कौन से सीक्वेंस में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर होता है? प्रोसेस लिख देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स। ओके, तो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि कौन से प्रोसीजर पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर हो रहा है, कौन से सीक्वेंस में। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे टर्मिनेशन, फिर मैंने लिख दिया इलोंगेशन, फिर मैंने लिख दिया इनिशिएशन। तो हमें पता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। ओके, सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन आ गया वो आ गया इनिशिएशन, टर्मिनेशन एंड इलोंगेशन। अगेन ऐसा भी नहीं हो रहा है। थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली ऐसा ही हो रहा है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी किया है। सबसे पहला इनिशिएशन हो रहा है, फिर देन इलोंगेशन हो रही है, देन टर्मिनेशन हो रहा है। सो एंड बी ऑप्शन में हम लिख देते हैं नन। तो हमें बहुत क्लियरली पता है सी इज गोइंग टू बी द आंसर। ये एक तो हमें क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है। मोर ओवर इसमें से हमें और भी क्वेश्चन बनते नजर आ रहे हैं, जैसे कि विच फैक्टर इज इन्वॉल्व इन इनिशिएशन। कौन सा फैक्टर है जो इन्वॉल्व हो रहा है इनिशिएशन में? जब ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन हो रही है तो कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है? हमें अब आगे ऑप्शन में दे दिया सिग्मा फैक्टर। हमने ऑप्शन में क्या किया? सिग्मा फैक्टर लिख दिया एक हमने। सेकंड हमने जो ऑप्शन लिख दिया वो हमने लिख दिया रो फैक्टर। ठीक है, थर्ड हमने जो लिख दिया बोथ बोथ डी ऑप्शन लिख दिया आर फैक्टर। तो हमें बहुत क्लियरली एक चीज पता है कि जब इनिशिएशन हो रही है, इनिशिएशन मींस स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर आ रहा है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज इन्वॉल्व इन इनिशिएशन। मोर ओवर इससे हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनता नजर आ रहा है हमें? कैसे बना पा रहे हैं हम? अगर हम इनिशिएशन की बजाय अगर हम कह दें यहाँ पे कि विच फैक्टर इज इन्वॉल्व इन इन द स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्वॉल्व हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? तो हमारा अगेन आंसर क्या होगा? सेम आंसर रहेगा, सिग्मा फैक्टर इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ initiation. Sigma factor is involved in the starting of transcription या फिर in the initiation process. Moreover इससे हमारे और भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। कैसे कि अगर हम स्टार्टिंग के बजाय अगर यहाँ पे हम लोग एंडिंग लिखें कि एंडिंग मीन्स ऑब्वियसली टर्मिनेशन। तो एंडिंग में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन सेम रहते हुए पर आंसर चेंज हो जाएगा। रो फैक्टर इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ एंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मोर ओवर एंडिंग की जगह अगर मैं लिख दूं टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है? टर्मिनेशन में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है? अगेन रो फैक्टर इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर। मोर ओवर यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमें बनता नजर आ रहा है। हमें बहुत क्लियरली पता है कि सबसे पहले प्रमोटर रीजन था, फिर हमारा स्ट्रक्चरल जीन आया, फिर हमारा टर्मिनेटर
रीजन आया। सो अब इनके इनके इनकी पोजीशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हम ये भी बना सकते हैं कि प्रमोटर प्रमोटर या फिर प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ पे लिख लीजिए। प्रमोटर सीक्वेंस इज लोकेटेड ऑन, और हम ऑप्शंस में अब क्या मेंशन कर देंगे, ऑप्शंस में हम ये मेंशन कर देंगे कि 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी हम क्या कर देंगे, 5 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है। सी ऑप्शन हमने कर दिया बोथ, और डी ऑप्शन हमने कर दिया नन। हमें यहाँ से बहुत क्लियरली पता है कि जो हमारा प्रमोटर सीक्वेंस है, जो हमारा प्रमोटर है, वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, 3 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। इस क्वेश्चन को हम एक और वे में हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर हम विद, अभी तो हमने जो ऑप्शंस हमारे पास हमने बनाई है विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाए, अगर हम यही ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड बनाए, टेम्पलेट की जगह अगर हम लोग कर दे कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड इज द ऑपोजिट स्ट्रैंड, राइट। तो अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड, तो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए प्रमोटर विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, 5 प्राइम में। तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा उस केस में, मतलब हम क्वेश्चन सेम रहेगा, बट जो हम ऑप्शंस बना रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड डिफरेंटली बना सकते हैं। इस वे में हमारे पास दो क्वेश्चन फ्रॉम अ सेम बेसिक क्वेश्चन, दो सेट ऑफ हमारे ऑप्शंस यहाँ से रेडी हो रहे हैं कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड आंसर रेडी कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो प्रमोटर है दैट इज लोकेटेड ऑन 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। बात तो सेम ही है बिकॉज वो एंटी पैरेलल है, तो चाहे हम इसके बिहाफ पे आंसर लगाएं चाहे वो इसके बिहाफ पे हम आंसर बनाएं, तो इन दिस वे एक क्वेश्चन के हम मल्टीपल ऑप्शंस बना के हम उसको मल्टीपल वे में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर ओवर एक और भी क्वेश्चन हमें यहाँ से बनता नजर आ रहा है, हम क्या बना सकते हैं, हमने देख लिया ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन इन अ सेल where in a cell is RNA synthesized। RNA एक सेल में कहाँ सिंथेसिस हो रही है, उसकी कहाँ सिंथेसाइज्ड हो रहा है या कहाँ उसकी सिंथेसिस हो रही है। तो अब हमें ऑप्शन में हम क्या क्या रख सकते हैं, ऑप्शन में हम रख सकते हैं गोल्जी बॉडीज, क्या गोल्जी बॉडीज में हो रही है। बी ऑप्शन हमने रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। सी ऑप्शन हमने रख दिया, कौन सा सी ऑप्शन रखा हमने, न्यूक्लियस रख दिया। डी ऑप्शन हमने रख लिया प्लास्टिड्स, so plastids, so here the answer is going to be the nucleus because जो हमारा सेल है where in the cell is RNA synthesized, RNA कहाँ synthesize हो रहे हैं, inside nucleus only। ओके, मोर ओवर हमें पता है कि कौन सा which type of RNA is involved, mRNA is involved। ओके, so in this way you can make multiple options from this। ओके, मोर ओवर अगर इसमें से जैसे ये हमारा प्रोसेस था तो इसमें से हमें और भी एक क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है, where structural gene is getting converted into mRNA, that process is अब आगे हमारे पास क्या है, that process is, अब हमारे पास ऑप्शंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, इनिशिएशन, नो इनिशिएशन नहीं होगा, हमें बहुत क्लियरली पता है। बी ऑप्शन हम क्या दे देंगे, टर्मिनेशन भी नहीं होगा, हमें पता है। सी ऑप्शन हमने दे दिया इलोंगेशन, एंड डी इज नन। तो इलोंगेशन इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। सो बच्चों अब देखते हैं पोस्ट करके एक एमसीक्यू। सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है which is www.shubsamal.com।
तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। एंड आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा's brought you a सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो। इस गेम की सबसे खास बात ये है कि एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको एक सेल्फ मेड क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती हैं, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। ये गेम आपको खेल खेल में ही आपकी डेली सेल्फ स्टडीज करा देती है और आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ आपको डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर जैसे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर चलिए अब हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं from the topic we have studied today, so that you can create or modify this question to post in today's Beyond Knowing post MCQ activity. तो जब आप यहाँ पे सूक्ष्म आज के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगी, जैसे कि वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पोस्ट एमसीक्यू का एक ऑप्शन होगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वॉल विजिबल होगी, जिसमें आपको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइडेड है फॉर पुटिंग योर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन मॉडिफाई करके अपना वे ऑफ अपना एमसीक्यू डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे अपना एमसीक्यू पोस्ट कर दिया, then comes the tag. Tags are very important for your question because these provide the question a specific recognition. इन टैग की वजह से ही आपका क्वेश्चन एक बहुत स्पेसिफिक, उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। जैसे कि ये टॉपिक रिलेटेड टू डीएनए है, तो मैंने टैग में इसको डीएनए, जैसे कि क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में पूछा जाता है, तो टैग्स में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में नीट डाल दिया। मोर ओवर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है इंडीड, तो मैंने टैग्स दे दिए ताकि इसको एक अलग से पहचान मिल जाए। देन कम्स द स्पेस जहां पर आपको अपने ऑप्शन पुट करने होते हैं। आप अपने ऑप्शंस को मॉडिफाई करके, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके नए नए ऑप्शंस बना सकते हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में ऑप्शन बनाए हैं डीएनए, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। इसमें से हमें पता है कि जो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सो हमने ऑप्शन 3 पे यहाँ पे क्लिक करके करेक्ट आंसर में हमने कर दिया पोस्ट इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पोस्ट करके हमें मिल क्या रहा है? इस क्वेश्चन को पोस्ट करके हमें मिल रहे हैं पॉइंट्स। जैसे कि हम अगर बियॉन्ड नोइंग में जाकर पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे तो हमें इस क्वेश्चन के पॉइंट्स मिलेंगे। इन अ सिमिलर मैनर क्विज प्ले करने के पॉइंट्स मिलते हैं, हमें कमेंट करने के पॉइंट्स मिलते हैं, हमें क्लैप करने के पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके वो सब कुछ भी देख सकते हैं बहुत इजीली। इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या रहेगा? हमारे जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है। जैसे कि आज का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे रहेगा, और इस वीक का भी जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे रहेगा। मोर ओवर ऑल्टरनेट मैनर में हमारे रिजल्ट्स पॉइंट्स के बेसिस पर भी होते हैं। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स आल्सो एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम। तो इससे न्यू कमर्स के लिए बहुत इजी रहता है टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम। ओके, so okay guys, we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshimas. This will also allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. And हाँ, joining Sukshimas is completely free. So begin up your social media learning experience today. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA26034, to play games under my group and to get maximum discount. Thank you.